दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 73वें संविधान के बारे में। 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और जब 74वां जोड़ेंगे तो यहाँ पे नगर पालिका कर देंगे। इसके द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वां के द्वारा। तो जो जहाँ जहाँ पंचायत है वहाँ वहाँ नगर पालिका कर देंगे तो विशेषताएँ हो जाएंगी 74वें संविधान संशोधन की। तो 73वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं हैं। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरा है, इसके माध्यम से पूरे देश में पंचायतों की स्थापना में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तीसरा है, पंचायतों में कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है। मतलब जो कमजोर वर्ग हैं उनकी भागीदारी ज़्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से ये प्रावधान 73वें संविधान संशोधन की ये भी विशेषता है। और पंचायतों को पहला संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। दूसरा, पूरे देश में पंचायतों की स्थापना में एक रूपता लाई गई और पंचायतों में कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। फिर है, पंचायतों के कार्यकाल को संवैधानिक संरक्षण दिया गया जिससे राज्य सरकारों की निरंकुशता को बचाया जा सके। मतलब कोई ऐसा निर्णय ना ले, निरंकुश निर्णय ना ले, इसलिए पंचायतों के कार्यकाल को क्या दिया गया, संवैधानिक संरक्षण दिया गया। फिर है पांचवा, पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकारों से संपन्न बनाया गया। इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे जा सकते हैं। फिर है, पंचायतों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाया गया है और राज्य सरकारें पंचायतों की सहायता एवं अनुदान दे सकती हैं। इन्हें कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है पंचायतों को। फिर है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें पंचायतों की धनराशि का निष्पक्ष बंटवारा किया जा सके। फिर है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। तो ये हैं 73वें संविधान की विशेषताएं। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा, पंचायतों की स्थापना में एक रूपता, कमजोर वर्गों की भागीदारी, संवैधानिक संरक्षण, सरकारों की निरंकुशता पर रोक, पंचायतों को शक्तियाँ दी गई हैं, वित्तीय रूप से सक्षम पंचायतों को धनराशि मुहैया कराना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। 73वें संविधान संशोधन के महत्व क्या है, तो पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्जीवन प्रदान कर किया है। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन प्रदान किया है जिससे पंचायती राज संस्थाएं अधिक सक्षम तरीके से निर्वाह कर सकें। फिर है, इसके बाद इसने ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव की दीवार को कमज़ोर किया है और ग्रामीण लोगों को सशक्तिकरण किया है। फिर इसके बाद तीसरा है, इसने गांव के कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाया है। मजदूर कहा जाने वाला वर्ग अब पंचायतों की अध्यक्षता करता है। मतलब जो गांव में मजदूर कहते थे मजदूर है, वो भी क्या कर रहा है, पंचायतों की अध्यक्षता कर रहा है और बड़े नेताओं के साथ संवाद कर रहा है। तो ये एक महत्व हो गया इसका 73वें संविधान संशोधन का। और कमज़ोर वर्ग जो है सशक्त में आ रहा है, भेदभाव की दीवार को कमज़ोर किया जा रहा है, ग्रामीण लोगों को सशक्तिकरण किया जा रहा है और पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवन प्रदान किया गया है। इसने लोगों के मनोबल में वृद्धि की है। फिर है, लोगों में अपने अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों की जागरूकता में वृद्धि हुई है। शासन के कार्यों में जन सहभागिता में वृद्धि हुई है। फिर है, विकेंद्रित शासन डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की संकल्पना साकार हुई है और इसने सहभागी शासन जो पार्टिसिपेटिंग गवर्नेंस है उसकी भी नींव निर्मित की है। ग्रास रूट लेवल या निम्न स्तर पर लोकतंत्र को सजीव बना दिया है और सहभागी लोकतंत्र का साकार किया है। इसने पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया है और अधिकारों को पूरा करने के लिए पंचायतों को वित्तीय रूप में सक्षम किया है। तो क्या क्या है इसके महत्व, पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्जीवन, ग्रामीण क्षेत्रों के भेदभाव से दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण, कमजोर वर्गों को मजबूत बनाना, लोगों के मनोबल में वृद्धि करना, अधिकारों में जागरूकता हुई है, समाधान के कारण जनभागता हुई है, विकेंद्रित शासन हुआ, सहभागी शासन, ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र जीवन बना है, पंचायतों का अधिकार संपन्न बनाया है। इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, तो एक तो भ्रष्टाचार की समस्या है, राजनीति का अपराधीकरण, बैठक प्रभावी नहीं है, जवाबदेही का अभाव है, पंचायत कर्मियों को पंचायत के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है, प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेखा परीक्षण पद्धति नहीं है, कोई प्रभावी तंत्र नहीं है, जनता में जागरूकता जितनी चाहिए उतनी नहीं है। उपाय या सुझाव क्या है, सबसे पहले तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं भ्रष्टाचार के प्रति, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि की जाए और पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी को तीव्र गति से बढ़ाया जाए। पंचायतों के कार्यों में सामाजिक लेखा परीक्षण को लागू किया जाए। पंचायतों के कार्यों में क्या किया जाए, सामाजिक लेखा परीक्षणों को लागू किया जाए। कर्मचारियों को पंचायतों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। जो कर्मचारी हैं उनको पंचायतों के प्रति क्या बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए। फिर है,
पंचायत प्रतिनिधियों के प्रभावी प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रभावी प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाए। लोगों को शिकायतें दूर करने के लिए लोकल ओम्बुड्समैन, जो कि जनता की शिकायतें सुनता है, लोकल ओम्बुड्समैन की स्थापना की जाए। फिर है लोगों के मध्य जो है पर्याप्त जागरूकता विकसित हो और शासन प्रशासन के कार्यों में प्रभावी भागीदारी लें। तो इनके उपाय सुझाव क्या हैं? जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाओ, भ्रष्टाचार के प्रति पारदर्शिता एवं जवाबदेही हो, सामाजिक लेखा परीक्षण। सामाजिक लेखा परीक्षण माने कि एक एक चीज़ का ब्यौरा, एक एक चीज़ का जांच हो कि कहाँ कैसे कितना पैसा धन खर्च हुआ। पंचायतों के प्रति जवाबदेही बनाया जाए। लोकल एम्बुड्समैन का नियुक्ति हो जिससे जनता डायरेक्ट जो है अपना शिकायत सुना सके। पंचायतों के अधिकारों का हस्तांतरण किस में है? संविधान का 11वीं अनुसूची 29 विषय देता है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा सौंपेगा। कुछ भी जो भी राज्य विधानमंडल है वो अपने कानून द्वारा जो है पंचायतों का अधिकारों का हस्तांतरण पंचायतों को देगा। और केंद्र सरकार की योजनाएं भी जो हैं वो सीधे पंचायतों को दी जाती हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो डायरेक्ट शक्ति जो है पंचायतों को देगी। और इसके अतिरिक्त कुछ धन जो है पंचायतों को धन का हस्तांतरण कहाँ से होता है? वो होता है पंचायतों के पास धन कहाँ कहाँ से आता है। पहला तो करारोपण कर लगा सकता है ग्राम पंचायत, या अर्थ पंचायत कर लगा सकता है। दूसरा है राज्य द्वारा पंचायतों को अपनी भाषा का आय का एक भाग सौंपता है। जो राज्य है वो अपनी आय का एक भाग पंचायतों को सौंपता है। और राज्य द्वारा पंचायतों को सहायता अनुदान भी दिया जाता है और एक भाग भी सौंपता है आय का। केंद्र के वित्त आयोग 280 द्वारा धनराशि की सिफारिश की जाती है, तो ये भी धन आता है। जैसे कि अभी हाल ही में 15वां वित्त आयोग जो है उसने कितने स्थानीय सरकार के लिए 4,36,361 करोड़ रुपए जो है सिफारिश की है, जो कि 14वें वित्त आयोग से दोगुना है। तो इस तरह से। और 5वें नंबर पे केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा, जैसे मनरेगा के तहत पंचायतों में पैसा आता है। तो पंचायतों में इतना पैसा आता है, देख रहे हो कितना। करारोपण, राज्य द्वारा पंचायतों को अपनी भाषा, राज्य द्वारा पंचायतों को अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग, मतलब बहुत सारा पैसा आ रहा है। तो इतना पैसा कम नहीं होता है काम करने के लिए, चाहे तो बहुत अच्छे से काम करें। अतिरिक्त स्रोत भी अभी हैं, अभी इतना ही नहीं, अभी और भी हैं। आगे देखिए, डोनर जो देते हैं, दानकर्ता लोग, जैसे टाटा समूह, NGO, CSR होता है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR माने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे मुकेश अंबानी वाली फैमिली हो गई, तो अपने आय का 2% जो है इसी में देते हैं कि कहाँ खर्च करना है, तो इससे आता है पंचायतों में। फिर है संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है। अब आ जाओ संघ राज्य क्षेत्र पढ़ने। तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है 239 से 241 तक, जो केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। संविधान में संघ राज्य क्षेत्र ही है। तो 239(1) में क्या कहा गया है कि एक यूटी जो मैंने यूनियन टेरिटरी है उसका प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो उसका प्रशासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा। और राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से चलाएगा। इसका नाम बदल भी सकते हैं, तो चाहे उपराज्यपाल के माध्यम से या मुख्य आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा, या तो उपराज्यपाल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर के माध्यम से, मुख्य आयुक्त के माध्यम से यूटी का शासन चलाया जाएगा। 239(1) कहता है यूटी का प्रशासन। 239(2) कहता है कि यदि प्रशासक का पद खाली हो तो राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा। यदि प्रशासक ना हो, माने कि उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त, लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त ना हो, तो राज्यपाल जो है 239(2) के तहत जो है वो 239(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासक का पद खाली रहेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा। फिर है 239(a), तो किसी यूटी में विधानसभा का मंत्रिपरिषद सृजन एवं समापन करता है। जो किसी भी यूटी में विधानसभा या मंत्रिपरिषद का जो सृजन या समापन है वो संसद द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है, और इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या होता है कि विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों होती है। तो अब जब दिल्ली है तो दिल्ली के विषय में प्रावधान पढ़ लेते हैं। तो 239(a) में है कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद होगी, और 239(a) और AB ये दोनों है कि दिल्ली में जो है 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा पारित किया गया, और दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरीज दिल्ली। तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70, और मंत्रिपरिषद की सीटें कितनी हैं? 7। तो विधानसभा सीटों के 10% से अधिक नहीं है, होनी चाहिए। सीएम की नियुक्ति दिल्ली की कैसे होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सीएम की नियुक्ति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीएम की सलाह पर की जाती है। सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात प्रसाद पर्यंत होते हैं। दिल्ली की संपूर्ण मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, दिल्ली की विधानसभा के प्रति।
तो दिल्ली विधानसभा के राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है। कौन कौन से विषय पर? सभी विषयों पर बनाने का अधिकार है। बस पुलिस, कानून व्यवस्था, भूमि, अपराध, न्यायालय, इन विषयों पर खाली दिल्ली यूटी है ना, तो यूटी की वजह से सारे विषयों पर तो कानून बना सकती है दिल्ली में जो विधानसभा है, लेकिन इन 5 विषयों को छोड़ के कानून व्यवस्था, पुलिस, भूमि, अपराध, न्यायालय, इन पर केंद्र का नियंत्रण है। अब देखो एलजी एवं सीएम के विवाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के विवाद। एलजी इस विषय के समाधान के लिए राष्ट्रपति को भेजेंगे। अगर सीएम के बीच विवाद हो गया किसी यूटी में, जो उपराज्यपाल हैं और सीएम मुख्यमंत्री हैं उनके बीच विवाद हो गया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा समाधान। राष्ट्रपति निर्णय के अनुसार कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति निर्णय नहीं आता है तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही जो निर्णय है वही उचित माना जाएगा, क्योंकि आखिर है तो यूटी, तो यूटी में किसका माना जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही माना जाएगा। अब देखो दिल्ली का राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है, तो उसके पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि क्यों राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो पुलिस आदि विषय चुनी हुई सरकार के पास होंगे और दिल्ली की सरकार की शक्ति में वृद्धि होगी, बेहतर प्रशासन की संभावना होगी और राज्यों में भी इसी प्रकार मॉडल है। तो दिल्ली तो राज्य है नहीं ना, यूटी है, तो इसमें क्या होगा? अब देखो पुलिस पर इसमें विपक्ष में तर्क दिया गया है कि नहीं देना चाहिए, पुलिस पर राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरा है केंद्र सरकार के अनेक अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह में बाधा आएगी। जैसे कोई राजदूत आएगा इंडिया में, तो दिल्ली में आता है, तो दिल्ली में आएगा तो उसको जो है बढ़िया से सेफ्टी नहीं मिलेगी पुलिस, क्योंकि केंद्र का रहेगा नहीं, राज्य का रहेगा, और राज्य जो है अपना पुलिस देगा नहीं। मान लिया किसी उस मतलब विवाद चल रहा हो केंद्र से, तो राज्य अपना पुलिस नहीं देगा, तो जब पुलिस नहीं देगा तो राजदूत को कोई अपने देश से क्यों भेजेगा? अमेरिका अपने देश से राजदूत क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा। तो इससे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए भी दिल्ली को मतलब राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। दूसरा है केंद्र सरकार के अनेक राष्ट्रीय दायित्व अपने ही राष्ट्र में, जैसे मान लिया कोई नई पार्टी आई और कह रही है कि मुझे जो है वहाँ पे दिल्ली में कार्यालय खोलना है, ज़मीन दो, तो केंद्र सरकार कहाँ से ज़मीन देगी? अगर मांगी राज्य सरकार से, राज्य बन गई होगी तो राज्य से मांगेगी, तो राज्य कहेगा कि नहीं मैं नहीं दे सकता, ज़मीन नहीं है, तो कहाँ से देगी? इस तरह से तो दिक्कत हो जाएगी राष्ट्रीय दायित्व को निर्वाह करने में। और चौथा है दिल्ली देश की राजधानी है, तो विश्व का प्रत्येक देश अपनी राजधानी को अपने नियंत्रण में रखता है, तो इसलिए देना उचित नहीं है। फिर है, ये तो भाग 8 हो गया। फिर भाग 10 है 5वीं अनुसूची, आर्टिकल 244 से। भाग 5वीं अनुसूची में है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर बाकी अन्य जनजातीय क्षेत्र जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में 10 राज्यों में क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा किया जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करेगा। अब जब अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की रिपोर्ट हर साल राष्ट्रपति को राज्यपाल ही देगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति हो रही है, इनकी क्षेत्र की घोषणा हो रही है राज्यपाल के परामर्श से, तो राज्यपाल क्या करेगा? हर साल इसकी प्रशासन की रिपोर्ट को, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास भेजेगा। अनुशासित क्षेत्र का प्रशासन राज्यपाल विवेकानुसार निर्णय ले सकता है, अर्थात राज्यपाल जो है यहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेगा, बल्कि यह जनजातीय सलाहकार परिषद की मतलब जो स्वविवेक से निर्णय लेगा, मतलब यह जनजातीय परिषद का सलाहकार परिषद का मानेगा। अब जनजातीय सलाहकार परिषद क्या है? टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो इसके परामर्श जो होते हैं राज्यपाल निर्णय लेगा इसके परामर्श से। इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व होते हैं, अर्थात अनुसूचित जनजाति के विधायक ही विधानसभा में जो हैं उसमें से 3/4 सदस्य रहते हैं, और शेष को मनोनीत किया जाता है। किसमें? जनजातीय सलाहकार परिषद में, जो कि राज्यपाल को सलाह देती है प्रशासनिक रिपोर्ट में। फिर है राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं? तो इसमें राज्यपाल की शक्तियाँ हैं कि राज्यपाल इस क्षेत्र में संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू होने से रोक सकता है या संशोधन कर लागू कर सकता है। दूसरा है जनजातियों की भूमि को गैर जनजातियों के हस्तांतरण से रोकने वाले कानून बना सकता है टीएसी की सलाह से। और साहूकारी व्यवस्था, जो उधार देने वाली व्यवस्था, उसे भी खत्म कर सकता है। 6वीं अनुसूची में अभी था असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके अब इसको इंक्लूड करके जनजातीय क्षेत्र जो है उसके विषय में प्रावधान किया गया है। ये दोनों सेम है ऊपर वाले। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा क्या कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल के परामर्श से। और अनुसूचित क्षेत्र का जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल के द्वारा हर साल राष्ट्रपति को देगा। तो ये दोनों तो सेम है दोनों में, 5वीं और 6वीं अनुसूची में। लेकिन इधर अनकॉमन फैक्टर है जो 5वीं अनुसूची से अलग है। इसमें राज्यपाल क्या करता है? स्वशासी जिले की स्थापना करेगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। मतलब कोई एक बड़ा क्षेत्र है, उसमें ये क्षेत्र मान लिया इसमें इस मोहल्ले में जनजाति रह रही है, तो इसको ऑटोनोमस, ये मान लिया जिला है इतना बड़ा, इस जिले में छोटा सा क्षेत्र को स्वशासी जिला घोषित कर देगा जिसमें जनजाति रहती हैं।
तो स्वशासी जिला परिषद होगा। इस स्वशासी जिला परिषद से चुनाव लेकर के इसमें 30 सदस्य होते हैं। 26 सदस्य का निर्वाचन होता है अनुसूचित लघु द्वारा, और 4 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। तो एडीसी जो है, एडीसी माने क्या होता है, इस एडीसी का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो स्थानीय स्वशासी जिला परिषद है, उसमें 30 सदस्य होते हैं। 26 सदस्य जो होते हैं अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा निर्वाचन होता है, और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। एडीसी की शक्तियाँ क्या है, अर्धविधायी है, मतलब कानून बनाने जैसी शक्ति है, कार्यकारी प्रशासन चलाने, और अर्धन्यायिक न्याय करने जैसी शक्ति इसको प्रदान है। विषय कौन कौन से विषय पर, भूमि, कृषि, सिंचाई, बाल विवाह, इन तलाक वलाक, इन सब पर। फिर है कि पेशा क्या होता है, तो पेशा जो है, पेशा प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996, पंचायत के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने का कानून। तो पेशा कानून 1996 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में लागू करने के लिए निर्मित किया गया है। इसके माध्यम से ग्राम सभा एवं पंचायतों को विशेष शक्तियाँ सौंपी गई हैं। इसके प्रमुख प्रावधान है कि पंचायत के अध्यक्ष का पद जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। पंचायतों के अध्यक्ष का पद जो होगा जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। पंचायतों की न्यूनतम आधी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी, न्यूनतम आधी सीटें। और ग्राम सभा को शक्ति संपन्न बनाया गया है, और कोई भी विकास कार्यक्रम के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा। फिर चौथा, ग्राम सभा एवं पंचायतों को व्यापक शक्तियाँ सौंपी गई हैं, जैसे वनों के संबंध में निर्णय, खान आदि के खनन के संबंध में निर्णय, शराब, दारू, बाजार आदि लघु उद्योग का उपयोग, सामाजिक क्षेत्र संस्थाओं का नियंत्रण, उधार देने की व्यवस्था पर नियंत्रण, इन सब पर जो है पेशा कानून के माध्यम से पंचायतों को व्यापक शक्ति दी गई हैं कि ये नियंत्रण लगा सकते हैं। और कमियां सेम 73वें संविधान में जितनी कमियां हैं वही कमियां इसमें भी हैं, और अनुसूचित जातियों के बीच जागरूकता का भी अभाव, ऐसे करके जो कमियां हैं सेम इसकी कमियां हैं। इसके जो है पेशा कानून जो है समझ लो किसके लिए आया था, कि पंचायतों का अध्यक्ष जनजातियों का आरक्षण के लिए होगा, मतलब जनजाति होंगी उसमें न्यूनतम आधी सीटें जनजातियों की होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए आगे। तो अब देखो ये हो गया। अब देन बचे हैं 2-3 पेज और बचे हैं, इसको और कर लेते हैं। अब हम लोक सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक सर्विस के बारे में, भाग 14। तो भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक पब्लिक सर्विस है, जिसमें लोक सेवा एक सैनिक सेवा होता है, मिलिट्री एक असैनिक सिविल सेवा होता है। तो अब सिविल सेवा हम क्योंकि इसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो सिविल सेवा 3 होती है, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस, राज्य सेवा, स्टेट सर्विस। तो फिर अखिल भारतीय सेवा, एक बार अखिल भारतीय सेवा पढ़ लेते हैं, जिसमें IAS OAS आते हैं। तो इस पर केंद्र एवं राज्य दोनों का नियंत्रण होता है, जैसे IAS, IPS, IFS, इस पर नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय का होता है, और IPS पर नियंत्रण गृह मंत्रालय का होता है, और IFS पर नियंत्रण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का होता है। और जो केंद्रीय सर्विस है उसमें भी IRS, IFS और इंडियन ऑडिट सर्विस आता है, IIAS, एक केंद्रीय सेवा है। तो इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस। फिर उसके बाद राज्य सेवा में आता है PCS, PPS, PSC, ये सब राज्य सेवा में आता है, राज्य लोक सेवा में, माने राज्य सेवा सिविल सेवा में आता है। पद एवं शर्तें क्या हैं, आर्टिकल 309 में इनके पद एवं शर्तें दी गई हैं। जो अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा है, ये दोनों सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस, इन दोनों की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित कानून के द्वारा, संसद नहीं बना, मतलब जो संसद है वही इनका जो है सब कुछ कानून बना के निर्धारित करेगा, और यदि संसद नहीं बनाया है तो राष्ट्रपति तय करता है। वेतन भत्ते, कार्यकाल, ये सब नियुक्ति। और राज्य सेवा में जो है राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। कार्यकाल क्या है, तो आर्टिकल 310 में लोक सेवाओं का माने अखिल भारतीय सेवाओं का कार्यकाल और केंद्रीय सेवाओं का कार्यकाल है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, और राज्य सेवा में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। फिर आर्टिकल 311, तो 310 में कार्यकाल हो गया, और 309 में आपका हो गया नियुक्ति हो गया, कैसे नियुक्ति होती है, और पद एवं शर्तें हो गए 309 में। 310 में कार्यकाल हो गया। 311 में जो 310 का राष्ट्रपति राज्यपाल मिसयूज ना करे, ये जो 310 है इसका मिसयूज ना करे, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, इसका यूज ना करे। इसलिए सिविल सेवकों को संरक्षण दिया गया कि प्रत्येक सिविल सेवकों को केवल उसी पदाधिकारी द्वारा हटाया जाएगा जिसने उसकी नियुक्ति की है, और किसी भी कार्रवाई से पहले उसकी जांच कराई जाएगी, और जांच में सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा कि अपना पक्ष रखे DM जो भी है। लेकिन कब जांच नहीं होगी, जब अपराध दोषी पाया गया हो न्यायालय द्वारा, और जब जांच कराना राज्य की सुरक्षा के हित में ना हो, कोई गोपनीय चीज़ बाहर निकल जाए तो इसलिए।
और तीसरा है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल लिखित रूप से प्रमाणित करें कि जांच कराना तर्कसंगत नहीं है तो भी जांच नहीं होगी, इस वाली जांच नहीं होगी, डायरेक्ट उनको हटा दिया जाएगा। फिर है आर्टिकल 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। तो अब बहुत सारे विभाग बढ़ रहे हैं तो काम करने के लिए हमें नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना पड़ेगा जिससे काम आसानी से निपट जाए। तो गठन का अधिकार किसको? संसद को प्रक्रिया कानून बनाकर करती है। और जो है इसका शर्त क्या है कि जब राज्यसभा अपनी उपस्थिति एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों से पारित करे तो राष्ट्रहित में कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाता है। तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है? राज्यसभा के माध्यम से हो जाता है। फिर है आर्टिकल 315 क्या कहता है कि संघ केंद्र में संघ लोक सेवा यूपीएससी होगी और प्रत्येक राज्य में एसपीएससी होगी, स्टेट लोक सेवा आयोग होगा। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो सकता है जो कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, ये भी हो सकता है। तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान किया गया है, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे विशेषता, पढ़ेंगे यूपीएससी और एसपीएससी की विशेषता, अंतर। तो संरचना क्या है? इसमें यूपीएससी में एक अध्यक्ष होते हैं और प्लस संख्या होती है जो कि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। एसपीएससी में एक अध्यक्ष होते हैं और उनकी सदस्य संख्या होती है जो कि गवर्नर द्वारा निर्धारित होती है। नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 316 के अनुसार जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है इनकी, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 316 के द्वारा होती है। और जो एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। योग्यता क्या होती है? तो योग्यता दोनों के लिए सेम होती है। आयोग के न्यूनतम आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष तक सरकारी सेवा की है। मतलब इन आयोग में यूपीएससी और एसपीएससी, इन दोनों आयोग में जो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, इन दोनों आयोगों में ऐसे सदस्य होंगे जो न्यूनतम 10 वर्षों तक जो है सरकारी सेवा की हो। और बाकी आधे का पता ही नहीं है कि क्या है, आधे कैसे नियुक्त होंगे। और कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है इधर यूपीएससी का, और इधर 6 वर्ष 62 वर्ष होता है। हटाया जाता है 317 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने के पश्चात हटाया जाता है। जब राष्ट्रपति द्वारा दोनों का, चाहे एसपीएससी हो चाहे यूपीएससी, जब राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से जांच हो जाएगी तो हटा दिया जाएगा। फिर है कार्य। 320 में इसके कार्य दिए गए हैं। आर्टिकल 320 में जो है इनके कार्य दिए गए हैं। तो आर्टिकल 320 में कार्य क्या होता है इसका, तो कार्य देखते हैं। तो कार्य तो होता है, पहला होता है जो अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन कराता है। यूपीएससी क्या करता है? अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन कराता है। एसपीएससी को सहयोग देता, माने राज्य लोक सेवा को सहयोग देता है। और प्रपी के परामर्श, माने कि राष्ट्रपति के परामर्श से भर्ती के विषय में, पदोन्नति के सिद्धांतों में अपनाने के विषय में उसको सलाह देता है, परामर्श देता है। और किस पे परामर्श देता है? एक तो ये हो गया। फिर बी हो गया कि जो बी है उसमें क्या लिखा है कि जो सिविल सेवक हैं कि अनुशासनात्मक मामले, एक सेवा से दूसरे सेवा में ट्रांसफ़र, इन सब का काम करता है यूपीएससी। तो ये देखो अभी आपको दिखेगा, बड़ा कर रहा हूँ, देखो। तो ईटीसी मामले में ये थोड़ा पता नहीं क्यों नीचे आ जा रहा है, देखो बी लिखा है कि जो सिविल सेवकों के अनुशासनात्मक मामले में एक सेवा से दूसरी सेवा में जो है इनका ट्रांसफ़र करता है, उन्हें भेजता है। और यूपीएससी जो है प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सौंपता है और प्रेसिडेंट क्या करता है? संसद में रखवाता है। इसी तरह से इसके 2 कार्य और हैं, इधर मैंने साइड में लिखा है सी, सिविल सेवक, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सिविल सेवक द्वारा विधिक क्षतिपूर्ति की मांग। अगर किसी सिविल सेवक पर जो है मुकदमा चल रहा है तो अपना क्षतिपूर्ति, पैसों का मतलब जितना भी खर्चा वर्चा होगा मुकदमा में तो सब क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। और डी है राष्ट्रपति द्वारा जो विषय सौंपे जाएँ उस विषय पर भी वो रिपोर्ट देगा। आर्टिकल 323 में इसकी रिपोर्ट है। तो आर्टिकल 323 में रिपोर्ट है, जो कि रिपोर्ट किसको सौंपेगा? यूपीएससी प्रेसिडेंट को सौंपेगा और बाकी संसद में रखवाएगा। जबकि जो इसके कार्य होते हैं 320 में एसपीएससी के कार्य हैं राज्य सेवा की भर्ती परीक्षा का आयोजन करना और जो गवर्नर को परामर्श देना, माने राज्यपाल को परामर्श देना। ऑल क्वालिटी फ्रॉम यूपीएससी एक्सपेक्ट डी, तो मतलब कह रहा है कि ऑल क्वालिटी फ्रॉम एक्सपेक्ट डी, मतलब ये भी सारा क्वालिटी रखता है यूपीएससी की तरह। जैसे यूपीएससी क्या करती है? परीक्षा कराती है, एसपीएससी को सहयोग देती है, तो ये भी सहयोग देता है। और प्रेसिडेंट को परामर्श देती है कि भर्ती के विषय में, पदोन्नति के विषय में, अनुशासनात्मक मामले में, एक सेवा से दूसरे सेवा में ट्रांसफ़र करने में, सिविल सेवकों की क्षतिपूर्ति मांग में। बस एक ही चीज़ नहीं होता है, डी की जगह राज्यपाल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विषय हैं
यूपीएससी को, और इसको राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए विषय हैं। तो इस तरह से लोक सेवा आयोग का कुछ कंप्लीट हुआ, और अभी यहाँ तक ही सर ने पढ़ाया है। अब आगे जब पढ़ाएंगे तो वीकली रिवीजन फिर से किया जाएगा। तो आज मैंने स्टार्ट किया था, बहुत मतलब लगभग 8 बजे ही स्टार्ट किया हूँ और ख़त्म कर दिया, अभी 5 बज रहा है। पूरा बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी था, मतलब ऐसे वीडियो बनाने वाला और रिवीजन करने वाला। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, धन्यवाद, थैंक यू।